झारखंड के चतरा में पीएम मोदी की रैली हुई। चतरा के सिमरिया से पीएम मोदी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सहित इंडिया अलायंस के नेताओं पर जमकर वार किया। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद का बिना नाम लिए कहा कि चारा घोटाला वाले सरकार में आए तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छिन जाएगा। पीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का भी जिक्र किया। उस इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े नेता ने उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उन सब ने कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झारखंड के चतरा में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हुई। चतरा के मंच से पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर चुन चुन कर हमले किए। कांग्रेस ने घुसपैठियों को समर्थन दिया, नतीजा ये कि दलित और आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया। अब वही आग ये लोग झारखंड में लगाना चाहते हैं। जेएमएम सरकार में यहां घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां घुसपैठियों का शिकार हो रही है। बच्चियों को जिंदा जलाने की घटना सामने आ रही है। ये जो घुसपैठियां आए हैं ये क्या वहां से अपनी जमीन लेकर आए हैं क्या? जेएमएम कांग्रेस ने चतरा की रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर 400 पार का नारा दोहराते हुए कांग्रेस और जेएमएम पर भ्रष्टाचार, आरक्षण छीनने की कोशिश और राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद का बिना नाम लिए कहा कि चारा घोटाला वाले सरकार में आए तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छिन जाएगा। आदिवासियों के बीच में रहे थे जेएमएम और कांग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। नोटों के पहाड़। अभी हमारी राष्ट्रपति जी अयोध्या प्रभु राम लला के दर्शन करने वहां पूजा अर्चन करने गई थी। घोषणा की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई में ये कहा कि ये राम मंदिर का अब हम शुद्धिकरण करेंगे। जेएमएम सरकार में यहां घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां घुसपैठियों का शिकार हो रही है। बच्चियों को जिंदा जलाने की घटना सामने आ रही है। ये जो घुसपैठियां आए हैं ये क्या वहां से अपनी जमीन लेकर आए हैं क्या? जेजेएम, कांग्रेस और आरजेडी की चली तो एससी, एसटी, ओबीसी के पास कहीं कोई आरक्षण नहीं रह जाएगा। कमल के निशान पर बटन दबा करके झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और इस बार बीजेपी की नजर सभी 14 सीटों पर है। यही वजह है कि रांची में रोड शो के कुछ ही दिनों बाद चतरा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई और प्रधानमंत्री विपक्ष पर जमकर बरसे। न्यूज 18 के लिए चतरा से निरंजन और सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। अब चतरा से झारखंड की चुनावी चाल को समझते हैं। लालू प्रसाद सहित विपक्ष के कई नेता चुनाव में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें कही। बीजेपी सत्ता में आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी, जैसा कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने किया था। मोदी इसलिए विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण इंडिया अलायंस वाले मुसलमानों को देंगे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया। सभी मुसलमानों को आरक्षण देने से आरक्षण वाली नौकरियों में भागीदार बन जाएंगे। इसलिए मोदी बार बार आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किया वो पूरे देश में कर देंगे। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राम मंदिर जाने पर धुलवाने की बात कहते हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में बोलकर देश भर के आदिवासियों को संदेश दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने घुसपैठ का सवाल उठाया, जो झारखंड की गंभीर समस्या है।
बीजेपी नेता आरोप लगाते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जाते हैं और आदिवासी लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन करा देते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए सोमवार को वोटिंग होगी। आज फोर्थ फेज के चुनाव प्रचार का शोर थम गया। देश भर की 96 सीट के लिए होने वाले मतदान में बिहार की 5 और झारखंड की 4 सीटें इस बार शामिल हैं। चौथे चरण में 13 मई यानी सोमवार को देश भर के 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इस फेज के लिए चुनाव प्रचार का शोर शनिवार को थम गया। बिहार की 5 और झारखंड की 4 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। फोर्थ फेज के चुनाव के लिए बिहार झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीट, तेलंगाना की सभी 17 सीट, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11 सीट, जबकि मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीट पर चुनाव होंगे। चौथे फेज के साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सभी सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही फोर्थ फेज में कुल 379 लोकसभा सीट पर भी मतदान पूरा हो जाएगा। बता दें, पहले चरण में 102 सीट पर वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण में 88, तीसरे चरण में 93 सीट पर मतदान हुआ था। 2024 लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। सभी दल के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये 4 जून को ही तय होगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, बिहार में चौथे चरण में 5 सीटों पर चुनाव है और ये सीटें कौन कौन सी है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, चौथे चरण के रन को समझते हैं। तो देखिए, बिहार की जो 5 सीटें हैं जिस पर चुनाव होने जा रहा है, वो 5 सीटें कौन कौन सी है? तो समस्तीपुर, दरभंगा, इसके साथ साथ होशियारपुर, बेगूसराय, मुंगेर, और ये सीटें हैं जिस पर वोटिंग होने जा रहा है चौथे चरण में। इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर की अगर बात करेंगे और हम झारखंड पर आएंगे, तो झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और ये चौथा चरण होगा और झारखंड के लिए पहला राउंड होगा। तो देखिए, पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम, ये 4 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होने जा रही है। इसके बाद समझते हैं कि और क्या आंकड़ा जो है वो कहता है इन सीटों को लेकर के और किस तरीके भी बरामद किए गए हैं। इसमें वो यहाँ का बनता है जिस पर वोटिंग जो है वो की जानी है। तो देखिए, अब जरा एक कर जिन सीटों पर 13 मई को मतदान होना है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात समस्तीपुर सीट की कर लेते हैं और समस्तीपुर की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। समस्तीपुर की सियासत क्या है? तो शांभवी चौधरी और सन्नी हजारी के बीच यह मुकाबला है, यानी कि एलजेपीआर और कांग्रेस के बीच यहां पर सीधा मुकाबला नजर आता है। तो समस्तीपुर के अब चुनावी संग्राम को भी समझते हैं। तो देखिए, चुनावी संग्राम और क्या कहता है समीकरण, वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। समस्तीपुर की बात करते हैं तो 6 विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में, जो वारिसनगर है, हायाघाट, समस्तीपुर, इसके साथ साथ कल्याणपुर और कुशेश्वर स्थान, और ये जो सीट है लोकसभा की सीट है समस्तीपुर की, ये सुरक्षित सीट है। तो अब जरा आंकड़ों के हिसाब से समस्तीपुर की जो सीट है उसको समझते हैं और यह आंकड़ा क्या कहता है वो देखते हैं। तो देखिए, समस्तीपुर लोकसभा सीट और इस सीट पर जातीय समीकरण क्या है? तो यादव की यहां पर 32% आबादी है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी यादवों की इस सीट पर है। कुशवाहा की अगर बात करें तो यहां 24% कुशवाहा वोट बैंक है। सवर्णों की संख्या यहां पर 18% हो जाती है। इसके बाद से मुसलमानों की अगर बात करें तो मुसलमान भी 12% अपनी जगह यहां पर रखते हैं और बाकी अन्य जातियां भी यहां पर अपना चुनावी समीकरण जो है वो बनाती है। तो ये जातीय समीकरण है और इस जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी की गई और लगातार जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो चलता रहा कि ये जातीय समीकरण को कैसे साधा जा सके। तो ये अब बेगूसराय की अगर बात करते हैं तो बेगूसराय में गिरिराज सिंह जो बीजेपी से
प्रत्याशी हैं और आज गिरिराज सिंह के पक्ष में वोट करने के लिए योगी आदित्यनाथ भी बेगूसराय आज पहुंचे थे और अवधेश राय दूसरी तरफ सीपीआई से उम्मीदवार है। तो ये बेगूसराय की तस्वीर है और ये बेगूसराय की स्थिति यहां से बनती है। और गिरिराज सिंह इससे पहले भी 2019 में चुनाव जीते थे और सिटिंग सांसद है। तो बेगूसराय की अब चुनावी लड़ाई को भी समझ लेते हैं। तो बेगूसराय से गिरिराज सिंह दूसरी बार मैदान में है। गिरिराज सिंह पिछली बार की अगर बात करें तो कन्हैया कुमार और तनवीर हसन को हरा करके उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार लेफ्ट से पूर्व विधायक यादव जाति के अवधेश राय यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बेगूसराय की अगर बात करें तो यह सीट एक जमाने में लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था। बेगूसराय में गिरिराज के सांसद और मंत्री रहते विकास के बड़े काम हुए, ये लोग भी कहते हैं। बावजूद यहां हिंदू मुस्लिम और जातीय गुलबंदी के तहत चुनाव होने की चर्चा इस बार की जा रही है। तो बेगूसराय लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या क्या है और मतदाता किस तरीके का स्ट्रेंथ रखते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। तो बेगूसराय लोकसभा सीट जिस पर कुल वोटर की संख्या जो है वो 22,40,737 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की जो संख्या है वो हो जाती है 11,80,737। अब महिला वोटर की बात करते हैं जिनका दम दिखता है 10,59,817 इनकी संख्या है। ट्रांसजेंडर जो वोटर्स हैं वो भी अपनी हिस्सेदारी यहां पर रखते हैं, तो उनकी संख्या मात्र यहां पर 61 नजर आती है। तो बेगूसराय सीट पर जाति और वोटों का समीकरण भी कुछ खास है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि वो समीकरण क्या कहता है। तो बेगूसराय लोकसभा की सीट सामान्य यहां पर 38%, ईबीसी 31%, ओबीसी 22%, एससी जो है वो 15% और मुसलमान 12% अपनी भागीदारी यहां पर रखते हैं। तो एक एक सीटों पर जो नजर है वो हम डाल रहे हैं। इसके बाद से अब देखिए वोट बैंक जातियों को लेकर के, तो सबसे ज्यादा यहां पर भूमिहार जाति के वोट बैंक है यानी कि जातियां हैं। दूसरे नंबर पर वैश्य, तीसरे नंबर पर यादव अपनी भागीदारी यहां पर रखते हैं। तो बेगूसराय की अगर बात करें तो भूमिहारों का जो दबदबा है वो देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आते हैं मुंगेर की बात करते हैं। तो मुंगेर में इस बार भी हॉट सीटें बना हुआ है क्योंकि ललन सिंह और अनीता देवी यानी कि जेडीयू और आरजेडी के बीच यहां पर सीधी टक्कर नजर आती है, जो स्क्रीन पर भी दोनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब मुंगेर के चुनावी महासंग्राम को भी समझ लेते हैं। तो मुंगेर में मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प नजर आता है और यहां प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने खुलकर अगड़ा पिछड़ा यानी जाति का कार्ड खेला है। जेडीयू ने ललन सिंह और आरजेडी से अनीता देवी चुनाव मैदान में है। लोकल लीडर पीयूष प्रियदर्शी भी हैं जो धानुक समाज से आते हैं। अनीता देवी की पहचान है कि वो अशोक महतो की पत्नी है। नई नई शादी हुई, सबने तस्वीरें देखी। अशोक महतो पिछले दिसंबर से ही जेल से छूटे और चुनाव के लिए उन्होंने खरमास में ही शादी की थी। बिहार में अभी सबसे ज्यादा किस सीट की चर्चा है तो वो मुंगेर सीट की हो रही है। चुनाव के बीच पूर्व विधायक अनंत सिंह का पैरोल पर जेल से बाहर आना भी चर्चा का कारण बना हुआ है। अनंत सिंह का बाढ़ क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ है और इस लिहाज से भी यह सीट काफी महत्वपूर्ण जेडीयू के लिए, एनडीए के लिए हो रही है। अब आते हैं दूसरी सीट मुंगेर लोकसभा सीट की बात करते हैं और मुंगेर लोकसभा सीट में क्या मतदाताओं की संख्या वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो मुंगेर की अगर बात करें जिस सीट की, तो मुंगेर में यहां पर कुल वोटर 20,27,616 है, जिसमें पुरुष वोटर की संख्या 10,75,640 हो जाती है, जिसमें महिला वोटर की संख्या जो है वो 9,51,924 और ट्रांसजेंडर वोटर की संख्या यहां पर 52 है। तो ये समीकरण है और इसके साथ साथ अब थोड़ा सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण पर नजर देखिए। ईबीसी 37% हिस्सेदारी रखते हैं, ओबीसी का वोट प्रतिशत 20% है, एससी 15% है, तो सामान्य 20% और मुसलमान भी 8% यहां पर संख्या रखते हैं। तो देखिए अब वोट बैंक क्या कहता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज्यादा यहां पर कुर्मी और धानुक है, इसको जिसने साधा फतह उसकी। दूसरे नंबर पर यादव है और तीसरे नंबर पर भूमिहार भी हैं जो अपना महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में निभाते हैं। तो ये मुंगेर के 3 बड़े वोट बैंक जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद से अब उजियारपुर सीट पर आते हैं। तो यहां पर नित्यानंद राय और आलोक मेहता यानी कि बीजेपी और आरजेडी के बीच यहां पर सीधी टक्कर मानी जा रही है। उजियारपुर की लड़ाई को, इस चुनावी लड़ाई को समझते हैं। तो उजियारपुर की बात करें तो बीजेपी से नित्यानंद राय जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है। मुकाबला आलोक मेहता से है जो बिहार में मंत्री रहे हैं और पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में थे, हारे थे। नित्यानंद राय की जीत उन्हें फिर से केंद्र में मंत्री की कुर्सी तक ले जाएगी और इस बार जीते तो कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं। आलोक मेहता की अगर बात करें तो समस्तीपुर से सांसद रह चुके हैं, तब उजियारपुर सीट नहीं बनी थी, समस्तीपुर से ही वो सीटें अलग हुई। नीतीश सरकार में
आरजेडी कोटे से मंत्री रहने के दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद में आलोक मेहता घिरे। वैसे आलोक मेहता सर्वसुलभ नेता हैं। अभी तेजस्वी यादव की रैली में भी भारी भीड़ उनको लेकर के पहुंची हुई थी। अब बात करते हैं दूसरी दरभंगा की बात करते हैं। तो देखिए, गोपाल जी ठाकुर यहां से बीजेपी प्रत्याशी है, तो आरजेडी से ललित यादव चुनावी मैदान में है। तो इन दोनों के बीच मुकाबला है। और दरभंगा के अब दंगल को समझते हैं। तो दरभंगा में बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर दूसरी बार मैदान में है। इनका मुकाबला पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे ललित यादव से है। ललित यादव इलाके के बड़े और मजबूत नेता हैं। एक जमाने में इनके किस्से मशहूर होते थे। दरभंगा में एयरपोर्ट केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि है। विकास के पैमाने पर दरभंगा को मुजफ्फरपुर से बड़ा बनाने की उपलब्धि गोपाल जी ठाकुर के कार्यकाल के नाम पर कर सकते हैं। अब दरभंगा सीट पर मतदाताओं की संख्या क्या है वो भी थोड़ा सा बताते हैं। तो 17,74,656 यहां पर मतदाता हैं जो अपना वोट डालेंगे। और चलिए, तो इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।